हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माय स्कोर कार्ड जो मैंने 21 में दिए थे और जो मैंने अभी 23 में दिए हैं। 21 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और 23 में मेरा सिलेक्शन हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या मैंने मिस्टेक करी या क्या मैंने इम्प्रूवमेंट करी, उस पर मैं चर्चा करूँगा। बात करें बैंकिंग स्टडी की, तो बैंकिंग का मैंने जो सीरियस प्रिपरेशन किया वो 21 से किया। 21 से पहले मैंने 1-2 एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है। और मैंने एक IBPS क्लर्क का दिया था जो मैं महाराष्ट्र जाके दिया था, ठीक है। और दूसरा मैंने एक SBI क्लर्क का दिया था। तो IBPS क्लर्क का मेरा प्री नहीं निकला था क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था और उस टाइम मेरे को मॉक क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, इस सब का कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम बैंकिंग के सेक्टर में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, यूट्यूब वाले भी उतने नहीं थे और पैटर्न भी उतना कुछ पता नहीं लगता था मेरे को। और मैं दूसरे एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहा था, वो मैं कभी डिस्कस करूँगा। इसलिए बैंकिंग का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। दोस्त बोला कि यार कट ऑफ कम जाता है, उधर से डाल दो। मैंने जाके एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन मेरा प्री नहीं हुआ। प्री क्या नहीं हुआ, अटैम्प्ट ही नहीं था। 50 या कुछ अटैम्प्ट हुआ था, तो क्या होगा उसमें, तो नहीं हुआ। फिर मैंने एक SBI क्लर्क का दिया था। उसमें मैंने बैंकिंग का तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किया था उसके बेस पे मैंने वो क्लियर किए थे, ठीक है। वो एग्ज़ाम क्लियर किए थे, लेकिन फिर उसका मेंस नहीं हुआ। तो फिर 21 के बाद जब मेरा और एग्ज़ाम्स में नहीं हुए तो मैंने इधर स्विच किया कि यार अब इधर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम्स दिया जाए। तो मैंने सीरियस 21 से प्रिपरेशन किया। तो उसके बाद इसका बात करूं, IBPS का भी बात करते हो। यार एग्ज़ाम्स जो मैंने दे रखे हैं या जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उस पर डिस्कस करेंगे कभी। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। ऐसा शायद ही बहुत कम एग्ज़ाम बचा होगा जो मैंने अपीयर नहीं हुए होंगे। तो बैंक का भी बात कर लेते हैं। इसमें जो 21 वाले मैंने दिए थे उसमें क्या हुआ था कि मैं मॉक टेस्ट ये सब स्पीड और ये सब का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था और बोरिंग लगता था उस टाइम मॉक देना कि यार मॉक बैठ के 2-1 घंटा इसमें क्या ये होगा एनालिसिस, ये सब झमेला लगता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था उस टाइम कि यूट्यूब पे कर लिया, ठीक है। जो सेशन होता था मैथ का या क्वांट का या कोई मॉक करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, वो कर लेता था। तो जो प्री के क्वेश्चन करवा रहे होते थे क्वांट वाले टीचर, वो लोग बोलते थे कि यार हवा में उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा उड़ा उड़ा। अरे हम सोच रहे हैं यार तो इतना आसान पेपर आता है क्या। तो मैं उसी लेवल का तैयारी करके गया था कि उड़ा दो उड़ा दो। जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था प्री के एग्ज़ाम्स में, तो लिटरली मेरे दिमाग में ये आया कि यार वहाँ तो उड़ा रहे थे, यहाँ तो खुद उड़ गया हम हवा में। और मैं खुद उड़ गया था हवा में, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो उड़ा दो वाले से बहुत हाई लेवल था, ठीक है। और उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने करवाया था, कॉम्प्लेक्स था चीज़ें। सिंप्लीफिकेशन था वो भी आसान नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो भी आसान नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्होंने वो ट्रिक सब रटवा दिया था, प्लस माइनस हो, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसमें होगा। यार वो सब पहले आते थे, ठीक है। पहले का बैंकिंग यदि आप देखोगे तो फिक्स पैटर्न पे आते थे। जिस टाइप से SSC में आता है फिक्स पैटर्न, वैसा पहले आते थे बैंक में भी, लेकिन अब नहीं आते यार। अब पैटर्न चेंज हो गए थे, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था। हम तो उड़ा दो करके गए और खुद उड़ गए। तो एग्ज़ाम्स के बाद मेरा कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि प्री नहीं होगा, इसलिए मैंने मेंस का तैयारी स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, टू बी फ्रैंक, ठीक है। मैं सोचा कि यार ठीक है देखेंगे, होना तो नहीं है इस बार, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि कट ऑफ कम होता है। मेरा इसमें जो अटैम्प्ट था वो 61 या 63 के आसपास था, ठीक है। और इंग्लिश में 14.75 था, ठीक है। क्वांट में मेरे 21.5 था और रीजनिंग में मेरे 18.75 था। कम है यार रीजनिंग में तो, लेकिन मेरा अटैम्प्ट नहीं हुआ, मेरा उस टाइप का प्रैक्टिस नहीं था, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे 55 मार्क्स थे और कट ऑफ 50 थे। 50 नंबर कट ऑफ था तो हो गया सिलेक्शन यार। लेकिन जब ये स्कोर कार्ड है, मतलब ये आया था, रिजल्ट आया था, उस दिन ही मेंस का एडमिट कार्ड आ गया था, ठीक है। मेंस का एडमिट कार्ड आ गया, 10 दिन बाद एग्ज़ाम था। अब 10 दिन में क्या करोगे, 10 दिन में देखो एक दिन तो चला जाता है आपका रिजल्ट हो गया उस खुशी में कि यार प्री रिजल्ट हो गया। 1-2 दिन चले जाते हैं कि यार ये 10 दिन में क्या करेंगे, उस डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच के कि यार इतना दिन तो किया नहीं, अब ये 2 दिन में क्या करेंगे, वो सोच के निकल जाता है। बचा 7-8 दिन। 7-8 दिन में आप कुछ पढ़ते हो, अब उसमें आप ये सोचते हो क्वांट करे, रीजनिंग करे, इंग्लिश करे कि GA करे। लास्ट में जो 5-6 दिन बचता है उसमें आप सोचते हो कि रीजनिंग GA कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी वही किया, ठीक है। अब GA भी कितना सोर्स से करोगे, जब अब पहले नहीं पढ़ रखा है आपने तो एकदम से पढ़ोगे तो नहीं होगा ना। तो मैंने भी वही जैसे तैसे करे, होना तो था नहीं लेकिन मेंस तो देना था, तो मैं मेंस देने चला गया।
मेंस देने चला गया तो मैंने सोचा यार थोड़ा थोड़ा तो मार्क्स लाना होता है, ज़्यादा तो मार्क्स लाना नहीं है, हो जाएगा मेरा भी। तो मैंने ये किए, मैंने मेंस दिए। रीजनिंग में मेरे 15.5 मार्क्स थे, जनरल अवेयरनेस में 11.25 थे, ठीक है। और रीजनिंग में उस टाइम क्या हुआ था कि एक महीना पहले का ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था और वो मैंने नहीं करे थे, तो वहाँ भी मैं फंस गया। तो एनी हाउ 11.25 मेरे उसमें आए जीए में। इंग्लिश में 19.5 आए और डीआई में मैं फेल हो गया। डीआई में मेरे 8.5 आए, जबकि कट ऑफ था 9.25। उससे जस्ट पिछले साल 2 नंबर कट ऑफ गया था, तो मेरे को लगा यार ठीक है, मेरे तो 8-9 नंबर के बने हैं, 2 नंबर कट ऑफ जाता है। लेकिन यू कैन नॉट डिसाइड, आप पिछले बेसिस पे तो जज नहीं कर सकते ना कि हमेशा कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं फेल हो गया। फेल हो गया तो दुख होता है, लेकिन जब आप अच्छे से मेहनत नहीं करते, जब आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, तो फिर दुख होने का भी तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि मेरा इसका कलर का अच्छा हुआ था, कलर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो मैं 22 में पीएनबी ज्वाइन किया था, ठीक है। 22 में मैं जब पीएनबी ज्वाइन किया तो थोड़ा सा यार कंफर्ट जोन आ गया था कि यार ठीक है, अभी जो कलर का है, अभी बैंक का एग्ज़ाम नहीं देना है, अभी दूसरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, जो मैं पहले कर रहा था 21 से पहले। वो सब एग्ज़ाम्स का मैं फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। लेकिन यार जैसा भी वो मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिपेयर नहीं कर पाया, मतलब वो एग्ज़ाम का उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाया, वो एग्ज़ाम भी मेरा नहीं निकला। तो 22 का अटैम्प्ट मेरा चला गया। 23 में मैं देखो यार मेरा एज भी जो लिमिट है, एज लिमिट उसके आसपास ही है। तो फिर मैं 23 का सोचा कि यार इस बार दे देना है एग्ज़ाम का, मतलब पीओ और एसओ आईटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं सोचा कि यार ये दोनों इस बार दे देना है। और पीओ तो ऐसे भी पीएनबी में भी बनना है, तो यार ठीक है दे लो, एग्ज़ाम दे लो। तो मैंने एग्ज़ाम दे लिया। इस बार का जो था, देखो यार थोड़ा सा आप जॉब में होते हो या जॉब सिक्योरिटी होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होता है, ठीक है। ये बात मतलब ये नहीं है कि आप जॉब में नहीं है तो मतलब आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि यार पैटर्न तो पता होता है ना। जैसे अब मेरा क्या है कि यार प्री का मेरे को पता लग जाता है कि मतलब प्री में मेरा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वही है कि मैंने कभी ना कभी करे हैं, ठीक है। तो 22 में मैंने करे हैं, 21 में मैंने करे हैं। तो जब आप एक लेवल तक प्रिपरेशन कर ले तो उसके बाद आपका प्री में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जिनका प्री अच्छे से निकल जाता है, मेंस में उड़ा जाता है। तो एनी हाउ ये वाला जो एग्ज़ाम था मेरा, इंग्लिश में मेरे 23.25 आए थे, क्वांट में 16.5 आए थे और रीजनिंग में 21.75 आए थे। ओवरऑल 61.5 आए थे, कट ऑफ थे 54। तो यार होता क्या है ना कि देखो ये जब मैं प्री दिया था तो इस टाइम लग रहा था कि हाँ मतलब एग्ज़ाम ठीक ठाक गया। लेकिन उस टाइम यही था कि यार वैकेंसी कम है, 2000-3000 ही आया था उस टाइम ओवरऑल वैकेंसी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कोई बोल रहा है पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाएगा, ये सब होता है, ठीक है। तो मैं मेंस का कर रहा था, लेकिन उतना भी सिंसियरली नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि अब था कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन मन में था कहीं ना कहीं कि यार प्री तो हो जाएगा। क्योंकि प्री बैंकिंग का मतलब 21 के बाद मैंने जितने दिए हैं लगभग मेरे सारे क्लियर हो गए थे। तो थोड़ा सा था कहीं पॉजिटिव साइड पे कि यार मतलब हो जाएगा, प्री हो जाएगा। तो मेंस का मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन उतना भी सिंसियरली जो बोलोगे उतना नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर आता है जब रिज़ल्ट आता है वो हो गया, तो फिर मेंस की बारी आती है। तो मेंस में मैंने लिए थे 2-4 दिन का छुट्टी भी लिए थे मैंने, और थोड़ा जल्दी भी आके टाइम मैनेज किया था मैंने, ठीक है। फिर लेकिन रीजनिंग मेरा बहुत गंदा गया था। रीजनिंग में 10, 11 या 12 मार्क्स का मैंने करे थे, तो उसमें 6.75 हुआ था। और जनरल अवेयरनेस मेरा 12.75 था, इंग्लिश में 22 था, और डीआई में मेरे 18 थे। इंग्लिश में मेरे 14 नंबर, डिस्क्रिप्टिव मेरे 14 नंबर थे, और टोटल जो है 73.5 था, कट ऑफ 61, मतलब 12-13 नंबर ज़्यादा थे। और जब रिज़ल्ट आया था यार, तो मतलब मेंस से मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं था। मेरे को लग रहा था कि यार नहीं होगा इस बार। पीओ का तो गया, अब एसओ का देखो। लेकिन अब शायद इस बार का पेपर डिफ़िकल्ट था, रीजनिंग सेक्शन भी डिफ़िकल्ट था। तो आप अकेले से जज नहीं कर सकते ना, वो बाद में पता लगा, जब कट ऑफ कम गया तब पता लगा कि यार हाँ पेपर टफ था। तो मेरे को उस टाइम भी लग रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है मेरे अच्छा आया होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट बना के लिखे थे, नॉर्मल जो लिखते हैं। तो मेरे को लगा कि यार डिस्क्रिप्टिव में शायद अच्छा आया होगा, इसलिए मतलब हो गया होगा सिलेक्शन। लेकिन स्कोर कार्ड आया तो डिस्क्रिप्टिव में भी तो 14 नंबर ही है, ज़्यादा नहीं है।
ओवरऑल ये मेरा था एक्सपीरियंस। और देखो यार, वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। जो मेरे एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को बोलना होता है उतना जब तक नहीं बोलता तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और इस बार मेरा फाइनली हो गया। तो बस यही बताना था कि यार मतलब सबके डिफ़िकल्ट सिचुएशन होते हैं, सबके फेल्योर्स होते हैं। ठीक है, मेरे भी फेल्योर्स हुए हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग है इससे आप लर्न कर सकते हैं। क्या जब मैंने मॉक्स नहीं दिया था, जब मैंने प्रैक्टिस नहीं करे थे, जब मैंने यूट्यूब के बहकावे में आके उड़ने उड़ाने की बात कर रहे थे तो नहीं हुआ था सिलेक्शन। फिर लेकिन जब एक्चुअलिटी में मैं जाना, मैंने मॉक दिए, मॉक प्रैक्टिस करे, चीज़ें को किया, टाइम दिया तो यार हो गया। ठीक है, तो बस यही है यार, आप भी करते रहिए, आपका भी होगा। ठीक है, लक को आपके साथ आना पड़ेगा। ठीक है, लक फैक्टर ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसके भरोसे आप बैठ नहीं सकते। आप अपना हार्ड वर्क करिए, आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क देखिए। देखिए, हार्ड वर्क तो सब करता है, हार्ड वर्क एक रिक्शा वाला होता है वो भी करता है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में सही टाइम पे यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय।